हेलो एवरीवन, कैसे हो? जिंदगी की यही रीति है, हार के बाद ही जीती है। जिंदगी की यही रीति है, हार के बाद ही जीती है। तो चलिए बच्चों, मैं आप सबों के बीच लेकर आया हूँ झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा प्रकाशित मॉडल सेट टर्म 2 का मॉडल सेट जो प्रकाशित किया गया है, मॉडल सेट नंबर 1। तो बच्चों, आज का क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो आपसे यही मैं कहूँगा कि आप सब इसको पूरे अंत तक वीडियो लेक्चर को एक एक करके देखें, और मैं आपका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते जाऊँगा और सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, मॉडल सेट नंबर 1 का टर्म 2 के लिए जो मॉडल सेट नंबर 1 का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोल रहा है बच्चों? डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस से क्या आप समझते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? तो बच्चों, आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि एसी सर्किट जब हम लोग पढ़ते हैं तो एसी सर्किट में ओनली जब हम लोग इंडक्टर की बात करते हैं, जिस समय सिर्फ इंडक्टर की बात करते हैं, और इंडक्टर में एसी सर्किट के समय में जब हम लोग एसी सर्किट लेते हैं और उस समय सिर्फ इंडक्टर सर्किट होता है, तो इंडक्टर के केस में जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाता है, जो रेसिस्टेंस हमें मिलता है, उसी रेसिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। बच्चों समझ रहे हो? यस या नो? इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब हुआ वो रेसिस्टेंस जो ऑफर किया जाए, है ना, एसी सर्किट के द्वारा इन इंडक्टर, तो हम लोग उसको नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो लिख सकते हैं द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर बाय एन एसी सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस बच्चों। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला हम लोग निकाल के आया है वो आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। बच्चों, ओमेगा जो होता है यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल जो है आपका इंडक्टेंस। तो ग्राफ अगर हम लोग इसको बनाना चाहेंगे तो एक्सएल देखिए और ये ओमेगा एल के साथ ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब भी कभी कोई भी ग्राफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे y बराबर mx, तो इस टाइप में है ये इक्वेशन, तो हम लोग इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो एक्सेल का ग्राफ ये हम लोग एक्सिस मान रहे हैं और ओमेगा का एक्सिस ये मान रहे हैं, तो इसके बीच का जो ग्राफ जाएगा बच्चों वो स्ट्रेट लाइन जाएगा बच्चों। तो बच्चों आगे जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि बताइए कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव बोला तो इंडक्टर लिख रहे हैं, और अगर बोला जाए कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डिफिनीशन पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर बाय एन एसी सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वहां पे पूछ रहा है कि बताइए आप ग्राफ बनाइए एक्सी और ओमेगा के साथ यो और फ्रीक्वेंसी के साथ। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बीच का हम लोग सबसे पहले रिलेशन जानना होगा बच्चों। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बीच का हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? उसके बीच का रिलेशन। तो निकालना नहीं है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर रहा हूं बच्चों। एक्स यहाँ पे एक्सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस
कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है बच्चों 1 बाई ओमेगा सी, एक्सएल जो होता है ओमेगा एल होता है, एक्सी जो होता है 1 बाई ओमेगा सी, और ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा के बारे में अगर लिखोगे तो 2 पाई एफ और फ्रीक्वेंसी, तो ये भी लिख सकते हैं बच्चों x इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एफ इंटू सी। तो बच्चों आप देख सकते हो xc और ये जो हमारा f है, ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बच्चों आप सब जानते हैं ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं वो कैसा, हाइपरबोलिक नेचर बच्चों, हाइपरबोलिक नेचर। हाइपरबोला का नाम तो सुना ही होगा, एक्सी और ये हमारा एफ है, तो इसका ग्राफ जो हो जाएगा हाइपरबोलिक इस टाइप का। मतलब यहाँ पे देखिए बच्चे, ये यहाँ पे टच नहीं होगा, ये इन्फिनाइट में जाके टच होगा, और ये भी यहाँ नहीं टच होगा, ये इन्फिनाइट में जाके टच करेगा। तो ग्राफ आपका एक्सी और एफ के साथ ये ग्राफ हो जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है क्वेश्चन मॉडल सेट नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, मॉडल सेट नंबर 1 टर्म 2 का। तो मॉडल सेट नंबर 1 जेक के द्वारा प्रकाशित जो है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ है कि बताइए आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होगा। आइंस्टीन का इक्वेशन लिखना है। तो बच्चों ये हम लोग आइंस्टीन का इक्वेशन होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू और माइनस एच न्यू नॉट। ये हमारा वर्क फंक्शन होता है। एच न्यू नॉट जो है बच्चों ये हमारा वर्क फंक्शन है, और ये हमारा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, और ये हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है बच्चों। तो ये इक्वेशन को एच हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा आइंस्टीन का ये इक्वेशन हुआ। जानते हो बच्चों, मैं आपको बता दूं इसी इक्वेशन के खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था, है ना, जो नोबेल प्राइज इसी इक्वेशन के लिए। और इसमें ये बताया गया था कि जो पार्टिकल्स जो होता है, जो लाइट जो होता है, लाइट के बारे में बताया उन्होंने। लाइट जो बताया कि जो लाइट जो होगा, रेडिएशन जो होगा वो पार्टिकल नेचर का होगा, है ना। तो ये अलग बात है, बट आप लोग ध्यान में रखें कि ये इक्वेशन आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछ रहा है कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बच्चों। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इजेक्ट हो जाए, तो हम उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं बच्चों। तो अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं द मिनिमम, हम लोग क्या लिखेंगे, द मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन लिखना बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to eject मतलब निकालना, to eject an electron from metal surface, is called threshold frequency, ये क्वेश्चन में है बच्चों। लेकिन अगर कभी कभी एक पूछता है वर्क फंक्शन, तो यहाँ पे अगर वर्क फंक्शन होता तो इसका भी आंसर सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे, द मिनिमम
एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी के जगह पे क्या कर देना है, एनर्जी वर्क फंक्शन उसको कहते हैं बच्चों। बट क्वेश्चन में ये हमारा नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के लिए, तो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। अब आते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब बोल रहा है कि डिफ्रेंशिएट करो, अंतर लगाओ पी टाइप और एन टाइप एनर्जी बैंड थ्योरम, एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे। एनर्जी बैंड डायग्राम, तो एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 बैंड लिया जाता है बच्चों। एक होता है आपका कंडक्शन बैंड, दूसरा होता है वैलेंस बैंड, और ये दोनों को सेपरेट जो करता है उसको कहते हैं एनर्जी गैप, फॉरबिडेन एनर्जी गैप। तो बच्चों आपको मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए सबसे पहले यहाँ ड्रॉ करते हैं पी टाइप के लिए, और इधर हम लोग ड्रॉ करते हैं एन टाइप के लिए बच्चों, पी टाइप और एन टाइप। ध्यान से देखिए बच्चों, है ना, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मजे से पढ़ते रहिए बच्चों। पी टाइप, तो अभी मैंने बताया ना 3 बैंड होगा, कौन कौन, 3 बैंड 3 भागों में बांटेंगे, एक कंडक्शन बैंड, दूसरा वैलेंस बैंड, और बीच में जो होगा फॉरबिडेन एनर्जी गैप। तो बच्चों कंडक्शन बैंड में जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है ना, ये मान लेते हैं कि हमारा ये कंडक्शन बैंड है, और ये मान लेते हैं बच्चों ये हमारा वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में इम्पटी होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है। सी बी मतलब कंडक्शन बैंड, भी बी मतलब वैलेंस बैंड, और ई दोनों के बीच का ईजी हम लोग नाम देते हैं जिसको कहते हैं एनर्जी गैप, और या कहेंगे फॉरबिडेन एनर्जी गैप। बच्चों तो पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पे पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो पॉजिटिव, दैट इज हॉल का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। और यहाँ पे हम लोग जो इम्प्यूरिटीज डॉप्ट करते हैं, इम्प्यूरिटी जो डॉप्ट करते हैं बच्चों, ट्राइवेलेंट। बच्चे ध्यान रखना, इसको ट्रिक से याद रखो, P फॉर पेंटावेलेंट, N फॉर यहाँ पे कुछ नहीं, P फॉर पेंटावेलेंट, लेकिन पेंटावेलेंट नहीं, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज को डॉप्ट करते हैं। जब ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज को यहाँ पे डॉप्ट करेंगे तो यहाँ पे एक वहाँ पे वैकेंसी रह जाता है, वहाँ पे एक वैकेंसी रह जाता है, और वो वैकेंसी को पूरा करने के चक्कर में वहाँ पे हॉल्स जनरेट हो जाता है। तो हॉल्स जनरेट जब होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए यहाँ पे एक आता है एक्सेप्टर लेबल। तो बच्चों एक्सेप्टर लेबल जो होता है वो कंडक्शन बैंड के करीब होता है। देखो बीच में यहाँ पे नहीं होगा, इससे थोड़ा नीचे, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर लेबल। बच्चों ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर लेबल। अब आते हैं यहाँ पे एन टाइप में, यहाँ पे एन टाइप में बच्चों, यहाँ पे एन टाइप में जो हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग 3 बैंड को रिप्रेजेंट करवाएंगे। ये हमारा होगा कंडक्शन बैंड, और एक होगा यहाँ पे हमारा वैलेंस बैंड, और यहाँ पे हमारा होगा एनर्जी गैप, ईजी। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डोनर लेवल होगा बच्चों, डोनर लेवल, और डोनर लेवल जो होगा वैलेंस बैंड के करीब होगा, बीच में नहीं लेना, उससे थोड़ा ऊपर, बीच में फर्मी लेवल कहलाता है, बीच का जो पार्ट कहलाता है वो फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल से थोड़ा ऊपर इसको कहते हैं वैलेंस बैंड। और यहाँ पे डोनर लेवल इसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है डोनेट करता है। मतलब ये कहना है कि यहाँ पे एन टाइप होता है तो यहाँ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज को अडॉप्ट करते हैं। कौन से इम्प्यूरिटी, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट किसको कहते हैं या ट्राइवेलेंट किसको कहते हैं, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे 5 हो तो उसको पेंटावेलेंट कहेंगे, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वैलेंस सेल पे 3 हो तो उसको हम लोग ट्राइवेलेंट कहेंगे बच्चों। तो 5 जब होता है तो यहाँ एक्सेस हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है, इसलिए यहाँ पे बनता है डोनर लेवल बच्चों। तो ये हमारा है पी टाइप और एन टाइप एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग ये ग्राफ, इसे आप ड्रॉ कर लें। भी बी आपका वैलेंस बैंड है, सी बी आपका कंडक्शन बैंड है, ई जी है आपका फॉरबिडेन एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के गैप को हम लोग कहते हैं एनर्जी गैप, जिसको फॉरबिडेन एनर्जी गैप कहते हैं बच्चों।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे बोल रहा है कि फोटो करेंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल करंट कलेक्टर, पोटेंशियल कलेक्टर के बीच का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों। क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है पोटेंशियल कलेक्टर एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे ग्राफ ये सीखते हैं बच्चों। एक पोटेंशियल रिटार्डिंग पोटेंशियल है ये हमारा एक्सिस रिटार्डिंग पोटेंशियल है बच्चों, रिटार्डिंग पोटेंशियल। और ये हमारा है पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट। जब आप फ्रीक्वेंसी सेम होता है बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हुए, है ना, तो ये पॉइंट पे एक स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। यहाँ से जो ग्राफ होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद, है ना, जहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद जो ग्राफ होता है यहाँ पे, ये हम लोग फोटो करेंट का ये ग्राफ है आई का, फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। तो करेंट क्या होता है? पोटेंशियल ये इंक्रीज होते जाता है, इस तरह से ग्राफ जाएगा और एक समय आएगा कि यहाँ पे कांस्टेंट होने लगेगा। फिर ग्राफ ऐसे और भी हम लोग फ्रीक्वेंसी सेम रखते हुए अलग अलग ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसका इंटेंसिटी मान लो I1 है, इसका इंटेंसिटी I2 है। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाओगे बट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे ये हमारा ग्राफ हो जाएगा बच्चों। सो हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे बच्चों, है ना। ये हमारा पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। इस पॉइंट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों का करंट इधर शो नहीं करेगा, इधर पोटेंशियल से हमको नहीं शो करेगा, यहीं से हमारा शो करता है, इसीलिए इसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चों इसको आप डिटेल से पढ़े होंगे बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन लेने का, इसलिए मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 7, और उस 7 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है ह्यूजेंस प्रिंसिपल के बारे में। तो बच्चों ये थोड़ा लंबा है बट इसको हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों? ह्यूजेंस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल, HUYGENS। तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि ईच सोर्स जो होगा, ईच सोर्स ऑफ लाइट जो होगा वो सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस होगा बच्चों। ईच सोर्स ऑफ लाइट जो होगा सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस होगा, जहां से वेव वो ऑल डायरेक्शन पे स्प्रेड होता है बच्चों। और ऑल पार्टिकल्स जो होता है वो इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सोर्स। ऑल पार्टिकल जो होगा बच्चे इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सोर्स, और वो सारे वाइब्रेट करेगा सेम फेज पे बच्चों, है ना। तो पहला पॉइंट हम लोग इसको नोट करते हैं और ये लिखते हैं ईच source of light is a center of disturbance from which waves spread in all direction। ठीक है बच्चों। all particles are equidistant from the source of light and vibrating in same phase
बाबू आप लोग कॉपी कलम निकाल के नोट करते जाइए अगर आपको ज़रूरत है तो। ऐसे भी बच्चों देख देख के कुछ नहीं होने जाने वाला, इसको नोट करते जाओ, ज़्यादा बेहतर होगा। लाई ऑन ये सरफेस नॉन एज वेव फ्रंट, जिस सरफेस पे वो वाइब्रेट करता है उस सरफेस का नाम देते हैं वेव फ्रंट। ओके बच्चों, अब पॉइंट नंबर टू देखो। पॉइंट नंबर 2 जो है, एवरी पॉइंट ऑन ये जो होगा वेव फ्रंट जो होगा वो नया सोर्स बनेगा। जो एवरी पॉइंट जो वेव फ्रंट का होगा बच्चों वो एक नया सोर्स बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों एवरी पॉइंट ऑन ये वेव फ्रंट is a new source of disturbance known as secondary wavelet। ओके बच्चों, और ये और थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे बच्चों इसमें ओनली फॉरवर्ड envelope closing the tangent at the secondary wavelet at any instant gives the new position of wavefront। मतलब हम लोग अगर कोई भी फॉरवर्ड टेंजेंट जो हम लोग सेकेंडरी वेवलेट बनाएंगे वो अगला सेकेंडरी वेवलेट जब हम लोग लेंगे किसी इंस्टेंट पे तो वो नया पोजीशन देगा वेवलेट का, है ना। ओनली फॉरवर्ड इन्वेलप ऑफ क्लोजिंग तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए बच्चों। ये हुआ ह्यूजेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं और इसमें पूछा है पहचानने के लिए जो फिगर बनाया उसमें। तो अगर हम लोग को इस टाइप में कुछ दिया हो तो और यहाँ पे ये लगा हुआ था, है ना, तो ये पहचानना था। ये आपका एंड गेट है, एंड मतलब डी जैसा बनता है वो डी, तो ये हमारा होता है एंड, मतलब ये एंड गेट है और ये हमारा नॉट गेट है। तो दोनों मिला के एंड और नॉट तो बनता है नेंड गेट। क्या बनता है? नेंड गेट। सो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नेंड गेट। अब बोल रहा है कि नेंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाइए, ठीक है बच्चों। तो एंड गेट और नॉट गेट का, तो एंड गेट में क्या होता है और गेट में क्या होता है? और गेट में जो होता है बच्चों वो पैरेलल होता है। तो यहाँ पे अगर सर्किट की बात, थोड़ा सा एंड गेट की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये सीरीज में होता है बच्चों, सीरीज में स्विच लगा होता है, ठीक है। और अगर ये एंड गेट हो गया, और गेट की बात करेंगे तो ये पैरेलल में इसका स्विच लगा होता है बच्चों, पैरेलल में। तो जरा सोचो यहाँ पे ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, जरा सोचिए ट्रूथ टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे नेंड गेट का। तो इसमें दो इनपुट होता है ना बच्चों, दो इनपुट होता है। मान लेते हैं ये, और यहाँ पे मानते हैं आपका बी, ये और बी, है ना बच्चों, ये और बी, और इसका रिजल्ट हम लोग
एंड गेट के लिए हम लोग एंड गेट के लिए पहले लिखेंगे तब नेंड गेट के लिए। तो एंड गेट का जो रिजल्ट आता है बच्चों, एंड गेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉट। तो ये डॉट बी और इसका इस पे हम लोग लगा देंगे बार, तो ये बन जाएगा नेंड गेट बच्चों। तो इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो एंड गेट में अभी मैंने बताया कि एंड गेट में क्या होगा बच्चों, वो सीरीज में होगा। तो अगर ये 0 लेंगे, ये 0 लेंगे, तो 0 कहने का मतलब क्या है, ऑफ ऑफ। तो यहाँ पे ये ऑफ करते हैं, ये ऑफ करते हैं, तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, तो बल्ब यहाँ पे नहीं जलेगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये डॉट बी यहाँ पे क्या होगा 0। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट उल्टा, जब भी बार लगाते हैं तो 0 का उल्टा हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो नेंड गेट में ये 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर इसको हम लोग लेते हैं 1 और इसको लेते हैं 0, तो ये क्या मिलेगा 1 और ये 0, कोई भी एक स्विच बंद होगा तो करंट नहीं पास होगा, तो हम फाइनली क्या मिलेगा 0। लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, उल्टा, क्योंकि बार लगा हुआ है तो 1। अब यहाँ पे बच्चों आगे चलते हैं, ये 1 ये 1, देखो दोनों 1 1 मतलब स्विच ऑन तो करंट फ्लो करेगी, तो यहाँ 1, लेकिन इसमें बार लगा हो तो ये उल्टा हो जाएगा, स्विच ऑफ। ओके बच्चों, अब एक बच गया 0 1, 0 और 1 लेंगे तो भी यहाँ पे 0 मिलेगा, तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों 1। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल ऑफ नेंड गेट हो गया बच्चों। नेंड गेट का ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल ऑफ नेंड गेट। नेंड गेट ओके। अब आते हैं हम लोग को, फिर पूछा क्वेश्चन एक और में, उसमें पूछा और गेट का भी ट्रूथ टेबल बनाइए। तो और गेट का ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, तो और गेट में अभी जस्ट मैंने बताया कि और गेट में क्या होगा, और गेट में जो बच्चों और गेट का जो ट्रूथ टेबल होगा वो कैसे बनाएंगे, और ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट, ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट। तो देखिए बच्चों यहाँ पे और गेट में क्या होता है, ये पैरेलल स्विच होता है, पैरेलल स्विच होता है ना बच्चों। यहाँ पे ये लेते हैं, यहाँ पे बी लेते हैं और यहाँ पे वाई। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है ये प्लस बी, ठीक है। तो ये अगर हम लोग 0 लेते हैं, इसको बी को 0 लेते हैं, तो कोई भी एक 0 होगा, यहाँ दोनों 0 हो गया ना बच्चों, दोनों स्विच 0, तो यहाँ पे बल्ब क्या जलेगा, नहीं जलेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। अब यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं, दोनों 1 1 कर दो, तो दोनों को स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑन तो मतलब करंट पास करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ 1। अब यहाँ पे एक को 0 करो, एक को 1 करो, तो रिजल्ट क्या, एक 0, ये 0, बी 1 है, तो इधर से करंट पास कर जाएगी, है ना, इधर से करंट पास करेगी ना, पैरेलल में तो करंट पास हो जाते, इधर से पास नहीं करेगी, इधर से बल्ब जल सकता है, तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों 1। उसके बाद आप 1 लेते हैं, यहाँ पे 0, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1, ये हो जाएगा 0, तो भी रिजल्ट क्या आएगा 1, है ना बच्चों। फाइनली ये हमारा ट्रूथ टेबल हो जाएगा, किसके लिए, और गेट के लिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बच्चों, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बच्चा पार्टी सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक ज़रूर करो और शेयर तो करना ना भूलें। आपके लिए मैं इतना मेहनत करके सारे सॉल्यूशन को अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो लाइक शेयर जरूर करें, जरूर करें। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसका 3 प्रॉपर्टी लिखने बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में, प्रॉपर्टीज़ लिखने बोल रहा है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो ये तो आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स, electromagnetic waves are transverse in nature, transverse in nature,
ये पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव produces due to by accelerated charge। कौन सा चार्ज से? एक्सेलरेटेड चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड होता है बच्चों। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव travels with velocity 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक और लिख देते हैं बच्चों, इट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ obey द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ बच्चों। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? ओके, मेहनत करते रहिए, है ना? कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बच्चों, है ना? क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है नॉमरिकल टाइप का क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 पे नॉमरिकल टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्क फंक्शन जो है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।